हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय सुमित में। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए साइंस के परावर्तन और अपवर्तन पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। हमारे ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो आप जानते हैं कि दाढ़ी बनाने में हमारा जो प्रयोग होता है वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। तो इस क्वेश्चन में हम कौन सा टिक लगाएंगे, अवतल दर्पण, यानी कि सी ऑप्शन जो है हमारा वो सही है। तो दाढ़ी बनाने वाले शीशे में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा है, गोली दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है। यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछ रहा है। तो जो फोकस दूरी हमारी होती है वो वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है। यानी कि हम कह सकते हैं जो ऑप्शन सी है हमारा वो लिखा हुआ है F बराबर R/2। यानी फोकस दूरी हमारी वक्रता त्रिज्या के क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो क्या है, सही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है तथा वक्रता त्रिज्या r है तो दोनों में संबंध बताइए। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, अभी मैंने इसके पिछले ही प्रश्न में बताया है कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है। तो ऑप्शन ए जो हमारा लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि फोकस दूरी इज इक्वल टू वक्रता त्रिज्या। तो किरण जो है जब परावर्तित होती है किसी दर्पण से तो वो हमेशा फोकस से होकर के जाती है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का और सीधा प्रतिबिंब बनता है तो वह दर्पण कैसा होगा। तो आपको बता दें, अगर आप किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखते हैं और वस्तु बराबर आकार में सीधा प्रतिबिंब बनाती है तो वो दर्पण जो है हमारा वो हमेशा समतल दर्पण होता है। जिस शीशे में हम देखते हैं वो हमारा समतल दर्पण होता है और उसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का होता है और सीधा प्रतिबिंब होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो ये सभी बच्चे जानते होंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण के द्वारा संभव है। तो लेंस से वर्ण विक्षेपण नहीं होता है, दर्पण से नहीं होता है। वर्ण विक्षेपण की घटना देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वर्ण विक्षेपण की घटना देखने के लिए हम प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। आप सभी ये प्रश्न भली भांति जानते होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 जो दिया गया है वो लिखा हुआ है, किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होती है। तो हमने अभी बताया था कि फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है। तो 50 का आधा कितना होगा, 25 होगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही है, सी सही है। इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि ना हो जाएगा 2, आर की जगह पे 50 रख देंगे और 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। हमारा जो है 25 सेंटीमीटर आंसर जो है हमारा आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, अगर फोकस दूरी किसमें दी गई है, मीटर में दी गई है, तो लेंस की क्षमता का सूत्र तब होता है P इज इक्वल टू 1/f। और ये किसमें होती है, जब फोकस दूरी मीटर में होती है। तो अगर हम यहाँ पे f की जगह पे 1 रखेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1/1 कितना होगा, 1 डायोप्टर होगा। और किस में आएगा, प्लस में, क्योंकि हमको प्लस में फोकस दूरी जो है दी गई है।
तो प्लस में फोकस दूरी किसकी होती है? अवतल लेंस की होती है। यानी हमारा ये लेंस फोकस दूरी प्लस में उत्तल लेंस की होती है। तो हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 1 डायोप्टर। किस सूत्र से निकालेंगे? P बराबर 1/f से निकालेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अवतल दर्पण होता तो ऋणात्मक होती। समतल दर्पण होता तो उसकी फोकस दूरी हमारी अनंत होती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 पे लिखा है, प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है? तो प्रकाश का वेग न्यूनतम जो है वो हमारा ऑप्शन जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कांच में प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो हम मिट्टी को, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे? मिट्टी को जो है हम नहीं प्रयोग कर सकते हैं। क्या बनाने में? लेंस बनाने में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है, उल्टा होता है, या सीधा और उल्टा दोनों होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो है प्राप्त होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो है प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो देखिए इसका सूत्र क्या होगा? F इज इक्वल टू 100 अपॉन कितना हो जाएगा? P। F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 अपॉन P, क्योंकि फोकस दूरी किस में दी गई है? ऑप्शन में सेंटीमीटर में दी गई है। तो हम सूत्र क्या लगाएंगे? F इज इक्वल टू 100 अपॉन P, यानी कि तब हम क्या करेंगे? F इज इक्वल टू 100 और अपॉन में कितना रख देंगे? 4। तो 4 से अगर 100 को भाग दोगे तो आप लोग बताओ कितना आएगा? आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 16 पर। लिखा हुआ है, किसी उत्तल लेंस का फोकस 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो निकालते हैं इसको। हमारा फोकस दूरी किस में दी गई है? हमारी फोकस दूरी दी गई है सेंटीमीटर में। तो हम सूत्र क्या लगाएंगे? P बराबर 100 अपॉन F। अगर मीटर में दी होती तो P बराबर 1 अपॉन F। अब F की जगह पे 50 रखेंगे और 100 को भाग देंगे 50 से, तो कितना आएगा? तो आंसर कितना आएगा? 50 से 100 को भाग देंगे तो 2 आएगा, और वो हमेशा किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अभी आपने छोटा प्रतिबिंब क्या पढ़ा था? उत्तल दर्पण से बनता है। सीधा प्रतिबिंब, बराबर प्रतिबिंब समतल दर्पण से बनता है। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता होगा? अवतल दर्पण बनाता होगा। सही आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 पे। लिखा हुआ है, 2 डायोप्टर लिखा हुआ है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? तो इसमें भी हम सूत्र लगाएंगे। कौन सा? P बराबर 100/f से, और जब आप भाग देंगे 100 को 2 से तो आंसर आपका कितना आएगा? 50 आएगा। यही हमारा सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पहला ही क्वेश्चन यही है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और प्रश्न संख्या हमारी आ गई है 20। लिखा हुआ है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमारा, वो हमेशा जो है काल्पनिक बनता है। यानी क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो बी नंबर जो है हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या लेते हैं 21। लिखा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है, तो वह जो है अभिलंब के निकट जो है आ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो बिल्कुल जो है सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 पे लिखा हुआ है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव प्रतीत होता है सीधा, तो वह किस प्रकार का दर्पण है? तो वह या तो वह समतल दर्पण होगा या तो वह उत्तल दर्पण होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे लिखा है, फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक जो है हमारा वो हमेशा उत्तल लेंस होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 24 पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। तो गाड़ी के पास वाले शीशे में किसका प्रयोग किया जाता है? ड्राइवर की सीट के पास वाले में उत्तल दर्पण का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा बी नंबर जो है सही हो जाएगा, यानी उत्तल दर्पण सही होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के हमेशा दोगुनी होती है, यानी 10 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 25 नंबर में हमारा 20 सेंटीमीटर आंसर बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे देखते हैं। लिखा हुआ है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है तो इसका मान होगा, तो आपने स्नेल का नियम पढ़ा होगा, n इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 पे, तो क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? तो अवतल लेंस का जो आवर्धन है आपका वो v अपॉन यू के बराबर होता है, क्योंकि m बराबर क्या होता है? v अपॉन यू होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 पे लिखा हुआ है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? ये एक प्रकार का यंत्र है, आपका सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने में आपका उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। लिखा हुआ है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब जो है बनता है? तो उत्तल लेंस जो हमारा होता है उसके द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में जो है मोटा। तो आप जानते हैं किनारों की अपेक्षा बीच में जो है उत्तल लेंस मोटा होता है। उत्तल लेंस आप जब बनाते होंगे तो कुछ जो है इस प्रकार से जो है उसको बनाते होंगे, यानी बीच में मोटा और किनारों पे क्या होता है? पतला होता है हमारा उत्तल लेंस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। लिखा हुआ है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पर जो है रखेंगे? तो हम फोकस से दोगुनी दूरी पर अगर रख दें तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो समान आकार का जो है बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। लिखा हुआ है, किसी बिंब का अवतल दर्पण बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु कहाँ होनी चाहिए? तो अगर प्रतिबिंब बड़ा बनता है अवतल दर्पण में तो दर्पण जो है वस्तु जो है हमेशा दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच जो है रखी जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया है 34। लिखा हुआ है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण और लेंस संभवतः है। तो अगर फोकस दूरी माइनस में है तो आप भली भांति जानते होंगे या तो अवतल दर्पण होगा या तो अवतल लेंस होगा, यानी दोनों क्या होंगे?
अवतल होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, 35 पे हम लोग आ चुके हैं। लिखा हुआ है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो आप लोग जानते हैं कि परावर्तन में जो है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। पढ़े होंगे कोण आई बराबर जो होता है वो कोण आर के बराबर होता है। ये परावर्तन का पहला नियम है। तो इसमें जो है आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। लिखा हुआ है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में आप जानते हैं प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस यानी कि कितने फोकस होते हैं, 2 होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 37 है प्रकाश की किरणें गमन करती हैं तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। आप लोग ये भी जानते होंगे। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको खूब याद करिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा हुआ है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो वो अवतल होता है। परावर्तक सतह जो सर्च लाइट का होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 39। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है। तो चाहे जो दर्पण हो चाहे जो लेंस हो, फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या के हमेशा आधी होगी। तो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और अपने मार्ग से विचलित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, अपवर्तन। आपने परिभाषा पढ़ी होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 41 लिखा है प्रकाश की किरण एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होगा। तो वह जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 42। लिखा हुआ है जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यमों को अलग अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो क्या होगा। तो वह बिना मुड़े जो है सीधे निकल जाएगी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43 पे लिखा है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है। तो इसका जो कारण है वो प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर जो है 44 लेते हैं। लिखा हुआ है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन क्यों होता है, आपको हमने शर्त लिखवाई है जब नोट्स बनवा रहे थे कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 आखिरी प्रश्न आज का। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बीच क्या संबंध रहता है। तो आपतन कोण जो है वो जो है बड़ा हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो ये थे आज के हमारे विज्ञान विषय के, साइंस विषय के पहले पाठ के सभी प्रश्न। तो मिलते हैं आपको मानव नेत्र लेसन के बहुविकल्पियों के साथ अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो वीडियो की ये पूरी PDF है जिससे मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको हम एक नंबर लिख रहे हैं उस पे जो है मिल जाएगी। उस पे जो है यूपी बोर्ड 10th लिख के व्हाट्सएप कीजिएगा। मोबाइल नंबर है 7905497919। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हम आपको जानकारियाँ जो है देते रहें। धन्यवाद।